सुरेखा अपने पति देव, बेटे अर्जुन और बहू गीता के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहाँ सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सब भी ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है, हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है, घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा। ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना तो, मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे। मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना चाहते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है, जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या? अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकालकर उसमें बस एक लड्डू रखकर टिफिन गीता को वापस कर देती है। आप ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए हैं ना। और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे, लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दें? इसलिए इतना ही काफी है, जा आप दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है, उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी। अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा, जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है, आज नहीं। पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी? पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग। अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको 2-2 तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या? पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है। अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या? माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे?
सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी, हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहाँ उसने अपने 2 पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है, सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता? हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब। चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूँ जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा? ये पक्षी। आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी, बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा, तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है, इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मजा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मजे में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था, कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है,
सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ। हाँ अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है? तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो। वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काटे गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना